नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का अर्थ एवं उसके विभिन्न प्रकार। सबसे पहले हम इसमें लेंगे कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है। लोकतंत्र जो शब्द है अंग्रेजी भाषा के शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस तथा क्रेटिया के संयोग से बना है। डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ जनता की शक्ति है। इस शब्दार्थ के अनुसार शासन के एक प्रणाली के रूप में डेमोक्रेसी का अर्थ जनता की शक्ति पर आधारित शासन है। आधुनिक युग के लोकतांत्रिक शासन उस बुद्धिजीवी आंदोलन की देन है जो कि पश्चिमी यूरोप में 16वीं सदी में पुनर्जागरण आंदोलन तथा धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि में शुरू हुआ था। सर्वप्रथम इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 में हुई थी, जिसमें आधुनिक लोकतंत्र की एक तरीके से उसमें शुरुआत मानी जाती है। और अमेरिका की लोकतांत्रिक क्रांति जो 1776 में हुई और फ्रांस के अंदर लोकतांत्रिक क्रांति 1789 में हुई ने ही सही मायनों में एक तरीके से लोकतंत्र को प्रतिष्ठित किया है। ये जो भी क्रांतियाँ थी तीनों, उन्होंने जिस लोकतंत्र की स्थापना की वो एक तरीके से उदारवादी लोकतंत्र का रूप था। अब यह है कि आधुनिक काल में लोकतंत्र को अगर हमें अर्थ समझना है तो हमें एक शासन के रूप में इसको नहीं समझना, बल्कि इसको कई अर्थों में हमें समझना पड़ेगा। तो लोकतंत्र के जो विभिन्न रूप हैं, सिर्फ शासन के रूप में ही हम लोकतंत्र स्थापित करके सही मायने में हम लोकतंत्र के अर्थ को नहीं समझ सकते। अतः लोकतंत्र के अर्थ को समझने के लिए हमें उसके विभिन्न रूपों को भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसके अंदर है राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, किंतु आधुनिक युग के अंदर इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। और आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों से हुई है। अतः कभी कभी उसे पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। और जो मार्क्स था वो इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद करता था, कि जो उदारवादी लोकतंत्र है वो ज़्यादातर पूंजीवादी जो राष्ट्र हैं उन्हीं के अंदर था, या ये कह सकते हैं कि वो पूंजीवादी जो समाज है या पूंजीपतियों को सपोर्ट करता है, इसलिए उसे मार्क्स ने पूंजीवादी लोकतंत्र भी कहा। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र को दो रूपों में उल्लेख किया है। एक तो राज्य के प्रकार के रूप में, दूसरा शासन के प्रकार के रूप में। अब ये कि जो लोकतंत्र है, राज्य की लोकतांत्रिक राज्य से उसका ये मानना है कि जो संप्रभुता है वो जनता के अंदर उसका निवास माना गया है, और जनता को शासन के निर्माण, उसके नियंत्रण और उसको पद मुक्त करने की अंतिम शक्ति भी उसे प्राप्त होती है। जो शासन के प्रकार के रूप में अगर हम लोकतंत्र का अर्थ समझें
तो उसमें है कि लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही एक विकसित और व्यवहारिक रूप है। इसके अंदर हम ये मान सकते हैं कि जो राजनीतिक संप्रभुता द्वारा कानूनी संप्रभुता का नियंत्रण किया जाना चाहिए। दूसरा है जो लोकतंत्र का रूप है सामाजिक लोकतंत्र। समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक मुख्य लक्षण है कि सामाजिक समानता। ये कह सकते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर व्यक्तियों के बीच में कोई विभेद नहीं किया जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान समझा जाना चाहिए और सभी को समान समझते हुए उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन नहीं समझा जाना चाहिए। व्यवहार में जो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इसमें पहली है धर्म, जाति, नस्ल, भाषा व लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए, उन्हें कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा, सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति में समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, मतलब सबको समान अवसर मिलने चाहिए। तीसरा जो लोकतंत्र का रूप है वो है आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक जो लोकतंत्र है वो एक तरीके से अर्थव्यवस्था के ऊपर आधारित होता है और इस रूप में हम तीन तरीके से इसको समझ सकते हैं। पहला इसमें है व्यक्तिवादी आर्थिक लोकतंत्र का रूप। व्यक्तिवादी विचारकों ने आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतियोगिता के रूप में आर्थिक लोकतंत्र की कल्पना की है। उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया है कि राज्य को आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। व्यक्तिवादियों ने अपने आर्थिक लोकतंत्र संबंधी विचारों के द्वारा जहाँ व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया है, वहीं आर्थिक समानता की एक तरीके से यहाँ पर उपेक्षा की है, क्योंकि जब आप आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देते हो तो उसके अंदर जो व्यक्ति अमीर है वो अमीर बनता जाएगा और जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब होता जाएगा। इसलिए आर्थिक जो समानता है वो इसमें उपेक्षित या उसकी उपेक्षा हो जाती है। दूसरा जो आर्थिक ही लोकतंत्र का रूप है वो है मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र का रूप। मार्क्सवादियों के अनुसार आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ है कि पूंजीवाद का तो नाश होना चाहिए, उसे समाप्त किया जाना चाहिए और आर्थिक समानता की स्थापना होनी चाहिए। उनका ये मानना है कि आर्थिक समानता की प्राप्ति के लिए उत्पादन और वितरण के जो साधन है सभी साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होना चाहिए। उनका मत है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तीसरा जो आर्थिक लोकतंत्र का रूप है वो है उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र। उदारवादियों के अनुसार आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ है कि आर्थिक क्षेत्र में लोक कल्याणकारी सिद्धांत का पालन राज्य को
तीव्र आर्थिक विषमता को यथासंभव सीमित करना चाहिए और निर्धन वर्ग की रोजगार की गारंटी देनी चाहिए। उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए राज्य को कल्याणकारी योजनाएं बनाई जानी चाहिए। चौथा जो लोकतंत्र का रूप है वो है नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है, जिसमें मानव मूल्य को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। इस रूप में जो लोकतंत्र है उसकी अभिव्यक्ति फ्रांस की जो 1789 की जो क्रांति थी वो एक तरीके से उदारवादी लोकतांत्रिक क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का जो नारा दिया गया या बंधुत्व का जो नारा दिया गया वो एक तरीके से नैतिक लोकतंत्र की स्थापना का ही रूप था। तो लोकतंत्र को अगर हम समझते हैं तो सिर्फ शासन के रूप में इसे नहीं समझना चाहिए, बल्कि सब शासन के रूप में भी लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। सामाजिक स्तर पर भी सबको समानता मिलनी चाहिए अवसर की, और आर्थिक क्षेत्र में भी व्यक्ति को एक तरीके से आर्थिक सुरक्षा उसे मिलनी चाहिए, उसकी रोज़गार की गारंटी है। जो भी जीवन की बेसिक जो आवश्यकताएं हैं वो सभी व्यक्तियों की पूरी आर्थिक रूप से होनी चाहिए। आर्थिक असमानता इतनी नहीं होनी चाहिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खरीद कर और उससे मनचाहा कार्य करवा ले। और नैतिक रूप से भी लोकतंत्र स्थापित होगा तभी वास्तविक रूप से लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा। धन्यवाद।